टू ट्यूशन टीचर। चलिए हम शुरू करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, न्यू चैप्टर ज्योग्राफी। वेदर, देखिए वेदर क्या होता है। तो द स्टेट ऑफ एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, precipitation एंड winds इन द एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस एंड टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर अगर हम लिखना चाहें क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर होता क्या है, तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होता है उसको हम देखने से पहले देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर चेंज कैसे होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दस चेंज इन वेदर इज अ कॉन्टिन्यूअस फेनोमेना। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज ओवरऑल कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर ओवर अ लार्ज रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस सेम ईयर आफ्टर ईयर। क्लाइमेट एक जगह का सेम ही होता है, एवरेज ओवरऑल जो कंडीशन देखी जाती है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे एलिमेंट ऑफ वेदर। तो एलिमेंट ऑफ वेदर क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, ये सारे एलिमेंट ऑफ वेदर हैं। अब हम देखते हैं सोलर रेडिएशन क्या होता है। द सन रेडिएट्स हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। तो जो सन रेडिएट करती है ना हीट एंड एनर्जी, सन रेडिएट्स व्हाट? हीट एंड एनर्जी, और उसी हीट एंड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंसुलेशन क्या होता है। इंसुलेशन, तो द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या होता है? जितना अर्थ रिसीव करती है सोलर रेडिएशन को, उसी को हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं। अब हम आते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब मैक्सिमम इंसुलेशन ड्यूरिंग द डे। अर्थ जो है दिन में सबसे ज़्यादा जो सोलर रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करती है। एट नाइट, लेकिन नाइट में क्या होता है? द हीट विच वॉज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डे इज रेडिएटेड बैक। जो दिन में अर्थ ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो रात में रेडिएट कर देता है, बैक कर देता है वापस। दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इसी को हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? तो जो दिन में अर्थ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, रात में उसको रेडिएट कर देती है, और इसी रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को जानने से पहले हम थोड़ा सा देखिए, इसको इग्नोर मत करिए। जो डायग्राम होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ज्योग्राफी जो है बिना डायग्राम के नहीं समझी जा सकती। अब देखो, ये जो हमारा अर्थ है ना, ये जो हमारी अर्थ है, इसको हमने इमेजिनरी लाइन से, अपने मन से इमेजिनरी लाइन ड्रा की है इसको थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए। कैसे? तो हमने इसके हॉरिजेंटल लाइन कुछ ड्रा की है, ये हॉरिजेंटल लाइन, और कुछ वर्टिकल लाइन ड्रा की है। तो वर्टिकल लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। अब देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो मिडिल वाली लाइन लैटिट्यूड है ना, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। मिडिल वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। अच्छा, इसको डिवाइड कैसे किया गया है? तो इसको डिग्री में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये जो बीच वाली लाइन होगी, दैट इज़ ये वाली जो इक्वेटर लाइन होगी, ये वाली लाइन 0 डिग्री है। इक्वेटर कितना है? 0 डिग्री। और इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ऐसे ऊपर तक है 90 डिग्री, और नीचे इधर ऊपर 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री। तो हम इसको बेसिकली ये बोल सकते हैं, अब जब ये हाँ, तो ये नॉर्थ में 90 डिग्री है और साउथ में 90 डिग्री है। जब आपको मैप बता रहे थे तो बताए थे अपर पार्ट को हमेशा नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है,
अब ये वाली जो लाइन है इसको हमने इक्वेटर बोल दिया, विच इज़ 0 डिग्री। अब इसमें होगा क्या कि जो ये भी जान लीजिए कि जो 23.5 नॉर्थ है, अब जब ये जो इक्वेटर होता है ना, ये इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे नदर्न हेमीस्फीयर और नीचे वाले पोर्शन को हम बोलेंगे सदर्न हेमीस्फीयर। इस बात का भी ध्यान रखना, बार बार यूज होगा। ठीक है, अब फिर से आते हैं। तो इक्वेटर जो कि हमने 0 डिग्री बोला, तो ये जो नॉर्थ में जब हम आगे बढ़ेंगे 23.5 डिग्री को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 23.5 नॉर्थ में जो लाइन होगी, लैटिट्यूड होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड 23.5 जो साउथ में होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब ऊपर बढ़ेंगे तो 66.5 जो होगा, इसको हम बोलेंगे आर्कटिक सर्किल। एंड 66 डिग्री हाफ जो साउथ होगा, इसको हम बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है कि टेम्परेट जोन को, टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमें 3 बातें समझनी है। टॉरिड जोन, ये वाला इक्वेटर है। ठीक है, अब ये वाला जो इक्वेटर है ना, यहाँ से देखिए आपको समझना है, इक्वेटर वाली लाइन और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। इसको हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो व्हाट इज टॉरिड जोन, तो हम ये बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 23.5 डिग्री नदर्न हेमीस्फीयर एंड 23.5 डिग्री इन सदर्न हेमीस्फीयर इज नोन एज द टॉरिड जोन। तो व्हाट इज टॉरिड जोन? 23.5 इन नॉर्थ हेमीस्फीयर एंड 23.5 इन साउथ हेमीस्फीयर। तो ये हमारा होता है टॉरिड जोन, इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एंड 23.5 साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। यहाँ तक का जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का फ़ायदा क्या है? रिसीव्स मैक्सिमम इंसुलेशन, सबसे ज़्यादा हीट इसी रीजन को मिलती है। इसका भी लॉजिक ये है कि जो अर्थ है ना, वो हमारी 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, मतलब टिल्टेड है, बिल्कुल सीधी नहीं है इस डायग्राम की तरह, टिल्टेड है इस डायग्राम की तरह। तो ये जो सन है ना, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ये सन वाला जो इंसुलेशन वाला जो सन से रेज आती है ना, वो डायरेक्ट इस रेज पे, इस पार्ट पे पड़ती है, इसीलिए हमने इसको टॉरिड जोन बोला है। कहाँ से कहाँ तक? इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ एंड इक्वेटर से ही 23.5 साउथ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, तो रिसीव मैक्सिमम इंसुलेशन। सन रेज आर वर्टिकल थ्रू आउट द एयर, पूरे साल सन रेज यहाँ पे वर्टिकल पड़ती हैं। हार्टेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, हार्टेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है टॉरिड जोन। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट पे आते हैं, दैट इज नॉर्थ टेम्परेट जोन। अब नॉर्थ टेम्परेट जोन नाम से ही लग रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल के बीच का जो रीजन होगा, ये आर्कटिक सर्किल हो गया और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। अब कोई आपसे पूछे नॉर्थ टेम्परेट जोन, तो आप तुरंत बताएंगे 23.5 नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक हमारा है नॉर्थ टेम्परेट जोन। इसी तरह से साउथ में भी है क्या? 23.5 साउथ टू 66.5 साउथ, अंटार्कटिक सर्किल। इस रीजन को हम बोलते हैं क्या? नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन क्या होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्किल तक के रीजन को हम लोग ट्रॉपिक नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्किल तक के रीजन को हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन।
ये बोथ हेमिस्फेयर में है भी है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी है और साउथ हेमिस्फेयर में भी। ये नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये साउथ हेमिस्फेयर। अब इसकी बात देख लेते हैं। तो रिसीव्स मॉडरेट इंसुलेशन, ठीक है, मॉडरेट हल्का हल्का कुछ पड़ता है इस पर, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ठीक है। अब हम बात आते हैं दैट इज फ्रिजिड जोन, ये क्या होता है? तो आर्कटिक सर्किल, एंड ये दोनों हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर। तो फ्रिजिड जोन दोनों में आता है। इसका क्या है? मिनिमम इंसुलेशन, बहुत कम। सन रेज आर स्लैंटिंग थ्रू आउट द एयर, तिरछी पड़ती है, बहुत कम। कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है ये हमारा कौन सा? फ्रिजिड जोन। ये हमारा टेम्परेट जोन था। अब देखो the amount of insulation received decrease as we move from equator towards the pole। जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे क्या होगा? इंसुलेशन डिक्रीज होता जाएगा। इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन बोला जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स इट्स वेट एज अ प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर लगाती है कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मीन सी लेवल, जो मीन सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ये होता है। ये बात याद रखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मीन सी लेवल इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम और 1013 मिलीबार। ये बात याद रखेंगे, मिलीबार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लिखा भी है इन बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बात ध्यान रखेंगे। मिलीबार दैट इज MB इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ये एरो अप एंड डाउन, अप का मतलब इंक्रीज, डाउन का मतलब डिक्रीज। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। और अगर दूसरी बात, अगर हाइट बढ़ेगी, हाइट मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। इतनी बात, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। मॉइस्ट एयर एक्सर्ट लेस प्रेशर देन ड्राई एयर, ये ध्यान रखना। मॉइस्ट एयर जो होता है वो कम प्रेशर लगाती है, जबकि ड्राई एयर ज़्यादा प्रेशर लगाती है। अब देखो दूसरी बात, आगे आते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉट द सेम ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्योंकि अभी हमने देखा था जो टॉरिड जोन था वहाँ पे हीट ज़्यादा मिल रही थी, है ना, जबकि अदर जोन पे हीट कम मिल रही थी, इंसुलेशन कम हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा है एयर कॉलम, क्या है? एयर कॉलम। ये अब मीन सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप हाइट ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे एयर कॉलम भी छोटा होता जाएगा, इसलिए प्रेशर भी कम होता जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट देखा था, है ना। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे। तो देयर आर 7 मेजर प्रेशर बेल्ट ऑन अर्थ। कितने प्रेशर बेल्ट हैं? 7। अब हम एक एक करके देखेंगे, और इसको आप रटिए मत, इसको दिमाग, और ये डायग्राम जो है ये तुरंत दिमाग में बन जाना चाहिए। देखो ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एटलस। एटलस का मतलब मैप। मैप से आप जितना ज्योग्राफी समझेंगे मैं गारंटी देता हूँ कभी भूलेंगे नहीं। और अगर आपने रटने की कोशिश की ज्योग्राफी, आज रट लोगे, कल को आपको कोई पूछेगा नहीं बता पाओगे। और जब मैप से आप पढ़ाई करोगे तो आपके दिमाग में वो डायग्राम बनता चला जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं।
इसलिए मैप कंपलसरी इग्नोर मत करिए, इसीलिए जब कभी भी मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ मैप से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो हम देखने क्या जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर आर 7 मेजर प्रेशर बेल्ट ऑन अर्थ। ठीक है, कौन कौन से? पहला है हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या? इक्वेटोरियल, ये देखो ना दिख रहा होगा तो बताना, इसको जूम कर दें। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब क्वेश्चन पूछेगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ से कहाँ है, तो 5 डिग्री साउथ एंड 5 डिग्री नॉर्थ। अभी आपको बताया था मैंने कि जो लैटिट्यूड है ना उसको हमने डिवाइड कर रखा है अर्थ को 2 पार्ट में। इक्वेटोरियल लाइन जो है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे 90 डिग्री तक नॉर्थ पोल तक जाता है और 90 डिग्री साउथ पोल तक जाता है। ठीक है, तो जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ से कहाँ तक है? 5 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटोरियल से, इक्वेटर से, एंड 5 डिग्री साउथ में इक्वेटर से। ठीक है, अब हम दूसरी बात देखते हैं। तो 2 बेल्ट तो यहाँ बन गई आपकी, एक इक्वेटर से नॉर्थ में 5 डिग्री, एक इक्वेटर से साउथ में 5 डिग्री। ठीक है, अब हम आते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब हम आते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ। अब ये नदर्न हेमिस्फीयर में तो है ही, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। कहाँ से कहाँ तक? तो 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो अब 2 बात आपको ध्यान, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ से कहाँ तक? इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, अगर आपसे पूछे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ तक। इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ये कहाँ से कहाँ तक है? तो नदर्न हेमिस्फीयर में भी है, मतलब नॉर्थ पार्ट में भी है। 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ तक। ये गलत है, तो कहाँ से कहाँ तक है? 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ तक। और ये कहाँ से कहाँ तक है? मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वाले पार्ट में अगर हम आ जाएं तो ये 60 डिग्री साउथ से लेकर 70 डिग्री साउथ तक। इसको हम बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट किधर है? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है, दैट इज 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ तक। और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, दैट इज 60 डिग्री साउथ से लेकर 70 डिग्री साउथ तक। ठीक है, अब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 90 डिग्री पे है ये वाला पोर्शन। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, नदर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। ये हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको याद रखना इक्वेटोरियल 0 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ इक्वेटर से। सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री नॉर्थ 35 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ 35 डिग्री साउथ। अगर आपसे सब पोलर लो प्रेशर पूछे 60 डिग्री नॉर्थ 70 डिग्री नॉर्थ ये वाला बेल्ट हो गया और 60 डिग्री साउथ 70 डिग्री साउथ। क्लियर हो गया। लैटिट्यूड सबके साथ लैटिट्यूड लगा सकते हो, 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज विंड्स। तो देखिए, the variation in the atmospheric pressure results in the movement of air air that moves horizontally is called winds।
तो ये बात ये बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। एयर दैट मूव्स हॉरिजेंटली इज कॉल्ड विंड्स, जो हॉरिजेंटल चलती है उसको विंड्स कहते हैं। ठीक है। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड करंट, तो हॉरिजेंटल मूवमेंट इसको कहते हैं, वर्टिकल मूवमेंट इसको कहते हैं। तो जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होगा इसको करंट बोलेंगे, और जो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर होगा उसको हम लोग विंड्स बोलेंगे। ठीक है, ये बात भी हो गई। विंड्स ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन, तो ये विंड्स की बात ही नहीं, हर एक चीज़ दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ हाई टू लो ही होता है, हाई टू लो ही होता है। करंट फ्लो होती है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जो आपके घर में टैप है, पानी आता है, वो भी हाई ऊंचाई से आता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एवरीथिंग, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो विंड्स ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन, ये अभी हम सीखेंगे क्या होता है। तो 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लेनेटरी विंड्स कौन सी? ट्रेड विंड्स, रेस्टलीज एंड पोलर विंड्स, इन तीनों बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब आ जाए ट्रेड विंड्स। वही पुराना मैप लेकर फिर से आ गए। अब जैसे कि अभी आपको एक लाइन मैंने बोली कि जो विंड्स फ्लो होती ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, किधर? अभी देखो, विंड्स फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। अब हम पहले इक्वेटर से शुरू करते हैं। इक्वेटर तो भैया क्या था हमारा? इक्वेटर हमारा था लो प्रेशर रीजन। ये देखिए, इक्वेटर हमारा क्या था? लो प्रेशर रीजन। और हाई प्रेशर रीजन, अभी जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन देखा था तो उसमें हमने देखा था अब 30 डिग्री, अभी आपको बताया था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहाँ से कहाँ तक था? 30 से 35, 30 से 35 डिग्री तक था कि नहीं था? ये वाला जो था 30 से, व्हाट इज हैपनिंग देयर, ये देखिए 30 से 35 डिग्री कहाँ पे? नॉर्थ में भी है, और 30 से 35 डिग्री साउथ में भी है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ये सब ट्रॉपिकल जो है हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है आपका। अब देखिए यहाँ से जो विंड्स चलती है ना, अब हमको पता है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट तक की तरफ चलती हैं। अब इसमें आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है ना कि जो हमारा ट्रेड विंड है वो किधर से किधर चलती हैं। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, क्या? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ। ये इधर वाली सिचुएशन भी वही है, ये देखिए इधर वाली सिचुएशन भी वही है, यहाँ पर भी वही है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जो चलती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड। ठीक है, अब ट्रेड विंड कैसे बहती है? अब ये वाला जो एरो बना है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरो है। ये एरो इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। ब्लोज फ्रॉम, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अभी आपको बताया था ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नदर्न हेमीस्फीयर। अभी आपको बताया था ये ऊपर वाला पोर्शन नदर्न हेमीस्फीयर है, तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ये रहा हमारा मैप। अगर हम डायरेक्शन के लिए बनाएं तो ये देखिए, ये रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, सॉरी नॉर्थ, साउथ, ये वाला पोर्शन, ईस्ट एंड ये रहा वेस्ट। तो हमने क्या बोला? जो नदर्न हेमीस्फीयर में ट्रेड विंड चलती हैं वो नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए ऐसे नॉर्थ ईस्ट से किधर की तरफ जाती हैं? साउथ वेस्ट की तरफ। तो ये बात आपको अब ध्यान रखनी है कि जो ट्रेड विंड होती है ना, नदर्न हेमीस्फीयर की बात कर रहे हैं, नदर्न हेमीस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नदर्न हेमीस्फीयर, और इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इसको हम क्या बोलेंगे?
नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स किधर से किधर चलती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, और कहाँ से कहाँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, अब हम इसी ट्रेड विंड की बात कर लें सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये देखो, एक मिनट, ठीक है, अगर हम देखें, ये देखिए सदर्न हेमिस्फीयर। अब आ जाओ सदर्न हेमिस्फीयर, ये देखो सदर्न हेमिस्फीयर में भी ट्रेड विंड किधर चलेंगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये एरो है, ये एरो देखो, ये वाला एरो, ये वाला एरो जो बन रहा है, ये वाला एरो। अभी हमने जब नॉर्थ में देखा तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा बताइए, अब ये साउथ से जा रही है, ये देखिए ये वाली डायरेक्शन, ये अब की बार जो डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये इधर की तरफ ऐसे जा रही हैं, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब क्या हो रहा है कि इधर साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में ये जा रही हैं। तो इन सदर्न हेमीस्फीयर ट्रेड विंड्स blows from south east to north west in southern hemisphere, in blows from south east to north west in southern hemisphere known as साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। समझ में आ गया? अगर इसको दोबारा रिपीट करके देखना, नहीं समझ में आया तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, है ना, वेस्टलीज। वेस्टलीज क्या होता है, तो ये वेस्टलीज देखो, ये रहा वेस्टलीज, कहाँ पे, ये देखिए ये रहा वेस्टलीज। अब ये नदर्न हेमिस्फीयर में भी ब्लो करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में भी ब्लो करेगा। तो देखिए कैसे, अब ये क्या करेगा, नदर्न हेमिस्फीयर में भी ब्लो करेगा, कौन सा, वेस्टलीज, वेस्टलीज। ठीक है, अगर ये वेस्टलीज किधर फ्लो करेगा, सदर्न में भी नदर्न में भी। पहले हम बात करते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर का मतलब कि इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में। अब वेस्टलीज अगर हम देखें तो अभी हमें पता था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अभी हमने पढ़ा था जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर था, और ये 60 डिग्री से 70 डिग्री था नॉर्थ, ये भी हमने देखा, और ये 30 to 35 डिग्री था, ये भी हमने देखा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ से एयर चलेगी ये ऐसे। तो अब आप हमको डायरेक्शन बताइए कि इसकी डायरेक्शन किधर से किधर जा रही है। अगर हम बात करें, डायरेक्शन बनाना सीखिए ना, डायरेक्शन बनाना सीखिए। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, डायग्राम दिमाग में बनाइए और डायरेक्शन बताइए। कि अगर हम वेस्टलीज की बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होगी और साउथ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होगी। तो अब देखो ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये वाली जो डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट है। ये देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये कौन सी डायरेक्शन, एक मिनट, सॉरी, हाँ, अब ये देखो साउथ ईस्ट से जा रही है। किधर से जा रही है, कहाँ गया, पहले हम देखते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये कैसे होगा। अगर हम वेस्टलीज की बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये देखो, हम केवल आपसे इतना जानना चाह रहे हैं कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ। अब आपसे पूछेगा वेस्टलीज कैसे ब्लो होती, किस डायरेक्शन में, तो आप ये याद रखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ। अब डायरेक्शन आपसे पूछेगा तो मैं ये वाली डायरेक्शन आपसे कह रहा हूँ, ये वाली डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन आपको निकालना है, तो अब ये डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, ये हमने मैप बना दिया,
मतलब डायरेक्शन दे दी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको बताना है। तो अब देखो ये वाली डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन है। तो अब देखो बताओ किधर होगी, ये तो वेस्ट होना चाहिए। अब देखो साउथ वेस्ट ऐसे बनाएंगे तो इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से किसकी तरफ, साउथ वेस्ट से किसकी तरफ, ये वाली डायरेक्शन हमारी बन गई। साउथ वेस्ट से किसकी तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, किधर, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो अब वेस्टलीज जो है, हम इसकी अगर बात करें तो इसकी डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। हालांकि टेंशन मत लीजिए, हमने लिख भी दिया है। हाँ देखिए, ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। डायग्राम दिमाग में बनाइए, इन बोथ हेमिस्फीयर, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, ब्लो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड नोन एज साउथ वेस्टलीज। इस बात को ध्यान रखेंगे, साउथ वेस्टलीज बोल। देखो जो नदर्न हेमिस्फीयर में होगा उसको साउथ वेस्टलीज, जो साउथ हेमिस्फीयर में होगा उसको नॉर्थ वेस्टलीज। अब इसके हम नॉर्थ की बात कर लें, साउथ की बात कर लें। तो जब हम साउथ में बात करेंगे तो अब देखिए इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई। यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी हो गई। तो अब डायरेक्शन आप बनाना खुद सीखिए। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। अब हम ये वाली एरो हेड बनाना चाहते हैं तो ये वाला इधर से बनाइए और ये ऐसे जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। तो देखिए ये लिखा भी है, ये लिखा भी है, ब्लोज नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर नोन एज नॉर्थ वेस्टलीज। ये भी बात हो गई। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ड्यू टू absence of land masses in the southern hemisphere westerlies blow at great speed। अगर हम देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर मतलब इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज बहुत कम है। जितनी कंट्रीज है मैक्सिमम कंट्रीज अप साइड पे ही है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है कि लैंड मास नहीं है, लैंड मास नहीं है, वाटर बॉडीज ज़्यादा है। तो अब इससे होता क्या है, देखो इससे होता यह है कि वहाँ की जो विंड्स होती है बहुत तेज ब्लो करती हैं। कैसे, तो ड्यू टू absence ऑफ लैंड मासेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर वेस्टलीज ब्लो एट अ ग्रेट स्पीड। बहुत तेज फ्लो करती हैं। कैसे, अब इसका, हाँ जब बहुत तेज फ्लो करती है तो इसका हमने डिफरेंट नाम रख दिया है। क्या, जैसे कि 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब आप आई थिंक लैटिट्यूड समझ रहे होंगे, 40 डिग्री साउथ लिखा तो भी समझ रहे होंगे और 40 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे तो भी समझ रहे होंगे। तो 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है उसको हम बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज। आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज रोरिंग फोर्टीज, तो आप बोलेंगे 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जो विंड्स ब्लो होती है उसको हम बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज। ये डिफरेंट नाम है। 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे इसको हम बोलते हैं फ्यूरियस 50s। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूरियस 50s क्या होता है, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। स्क्रीचिंग 60s क्या है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से जो विंड फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं स्क्रीचिंग 60s, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ऐसा नाम पड़ गया, और कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं पोलर विंड्स। तो हम देख लेते हैं पोलर विंड्स क्या होता है। तो पोलर विंड्स, अब पोलर विंड्स कहाँ से फ्लो होती है, फिर देखो हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेगी। अब इसकी डायरेक्शन आपको निकालना सिखाए हैं, अगर निकाल पाते हो तो दिमाग में बिठा लो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो रटना नहीं चाहिए, वैसे दिमाग में बिठा पाओ तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं इसकी डायरेक्शन अगर इस एरो के पूछूं, ये एरो की डायरेक्शन, तो आप आई थिंक बता ले जाओगे। कैसे बता ले जाओगे, तो देखिए जैसे ये एरो है यहीं पे हम ऐसे बनाएं, ऐसे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, अब ये इधर को आई तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुआ, इधर को जाएगी तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हुआ कि नहीं। तो अब ये आप बोलोगे इट ब्लोज फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट
to subpolar low pressure belt in northern hemisphere. It blows from northeast to southwest. डायरेक्शन निकालना बताया, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड इन नदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड्स इन नदर्न हेमिस्फीयर। अब साउथ ईस्ट अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएं तो अब देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। अब डायरेक्शन आप निकालिए, वीडियो को पॉज करके देखिए मत, और ये आप निकालिए डायरेक्शन क्या होगी। तो साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे कैसे ब्लो होती है, साउथ ईस्ट कैसे, हाई पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड साउथ ईस्ट पोलर विंड्स इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये बात क्लियर। दीज विंड्स आर कोल्ड एंड ड्राई, और ये जो विंड्स होती है ना पोलर विंड्स, ये कोल्ड होती है और ड्राई होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं पीरियोडिक विंड। पीरियोडिक विंड्स क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो दीज विंड्स ब्लोज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और एयर ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो पीरियोडिक विंड्स क्या होती हैं, ये डिफिनिट डायरेक्शन में और पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, या पार्टिकुलर डे हो सकता है, पूरे पार्टिकुलर ईयर हो सकता है, उसमें फ्लो होती हैं पीरियोडिक विंड्स। इसका ऐसा होता क्यों है पीरियोडिक विंड्स, तो ये रीज़न आपको याद रखना है, ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस। बस ठीक है। अब हम आते हैं मानसून विंड्स। तो मानसून विंड्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम, मानसून आया कहाँ से है, तो ये अरबिक वर्ड मौसम, और अरबिक वर्ड मौसम जिसका मतलब होता है सीजन से आया है। इन ट्रॉपिकल एरियाज देयर इज अ डिफरेंस इन विंटर एंड समर टेम्परेचर, दस द मानसून विंड्स चेंजेस देयर डायरेक्शन। इसीलिए मानसून विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ये ज़्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होता है मानसून विंड्स। अब हम आते हैं ब्रीज, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। इसको मैंने लिखा नहीं है बट आपको समझाना चाहता हूँ। समझना कैसे, इसमें रटो मत। देखो सी ब्रीज क्या होता है, तो सी ब्रीज दिन में ब्लो करेगी और लैंड ब्रीज रात में ब्लो करेगी। ये दोनों का डिफरेंस आपको दिख गया। अब बेवकूफ़ हो तो ना जान पाओ किसी, ये डे है भैया, ये डे लिखा है और ये नाइट लिखा है, तो सी ब्रीज डे, लैंड ब्रीज नाइट। दूसरी बात आ जाओ, अब इसमें फ्लो कैसे होता है, तो एरो देखो, एरो दोनों में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है कि जो सी ब्रीज होगी वो सी से लैंड की तरफ जाएगी। सी ब्रीज है तो सी से लैंड की तरफ, लेकिन जो लैंड ब्रीज है वो कहाँ से जाएगी, वो लैंड से सी की तरफ जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है, कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखो ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि दिन के टाइम ये लैंड जो है ना, ज़मीन, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती। क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती। अच्छा, गर्म हो जाती है तो एयर का क्या होगा, एयर भी गर्म हो जाएगी, तो ये क्या होगा, लैंड जो है गर्म हो जाएगी। और जब लैंड गर्म हो जाएगी तो वहाँ का जो मतलब एयर होगा वो भी गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम हो गया तो ये लैंड का प्रेशर जो है कम हो गया, लैंड का प्रेशर कम हो गया और यहाँ का प्रेशर हाई हो गया। तो हमको पता है कि जो विंड्स होती है कैसे ब्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये विंड्स फ्लो होने लगेगी ऐसे ऐसे। ये हो गई डे की बात। समझ में आई कि बात कि नहीं आई? ठीक है, अब इसको हमने नाम दिया क्या, सी ब्रीज। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। अब जब रात हुई तो लैंड ठंडा हो गया, लैंड ठंडा हो गया तो एयर डेंस हो गई, एयर डेंस हो गया तो प्रेशर हाई हो गया और सी का प्रेशर लो हो गया। अब कैसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अब क्या करेगी, फ्लो करेगी। इसको हमने बोला लैंड ब्रीज। ये क्या हो गया, लैंड ब्रीज। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना सा ही है, इसमें कुछ खास नहीं है बस। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, दैट इज लोकल विंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। लू 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 तो जानते हैं, मई जून में, यहाँ पर गर्मियों में जब मई जून का मंथ होता है नियर अबाउट, तो गर्म गर्म जो हवा चलती है ना, उसी को लू बोलते हैं।
तो ब्लोज इन प्लेन ऑफ नदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया मतलब हमारा लोगों का ही पार्ट, मई जून में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये लू गर्म गर्म हवाएं चलती हैं। चिनूक क्या होता है, चिनूक देख लें, तो चिनूक के लिए ये ब्लोज ईस्टर्न साइड ऑफ द रॉकी माउंटेन, तो ये रॉकी माउंटेन कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। तो रॉकी माउंटेन के रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न साइड में ये फ्लो होती है। इसका इंपॉर्टेंट देख लें, इट इज़ आल्सो नोन एज स्नो ईटर, इसको स्नो ईटर भी कहते हैं चिनूक को। क्यों कहते हैं, बिकॉज स्नो ऑन माउंटेन मेल्ट्स रैपिडली, इससे जो है माउंटेन की जो स्नो है वो जल्दी पिघल जाती है, इसलिए इसको स्नो हीटर बोलते हैं। अच्छा, जितना हम पढ़ेंगे ये जितने लोकल विंड्स हैं ये सारे जो हैं ड्राई हैं और वार्म हैं, सारे के सारे विंड्स जो हैं ड्राई हैं और वार्म हैं। ठीक है, चाहे उल्लू हो, चिनूक हो, हम जितने भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चिनूक हमने क्या देख लिया, रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न साइड में जो कि नॉर्थ अमेरिका में है वहाँ पे फ्लो होती है। इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, स्नो ईटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माउंटेन के स्नो को या आइस को क्या करती, पिघला देती है जल्दी। अब फॉन क्या है, तो फॉन ब्लोज अक्रॉस द एल्प्स के बारे में अभी हमने ज्योग्राफी में जल्दी ही पढ़ा था। इन यूरोप ड्यूरिंग विंटर, ये भी वार्म एंड ड्राई है, सारे के सारे हर्मटन, फॉन, चिनूक एंड लू ये सारे के सारे जो है ड्राई एंड वार्म है। अब ब्लोज अक्रॉस आल्प्स इन ड्यूरिंग विंटर में। अब इसका फॉन इसलिए आपसे पूछा जाएगा ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है किसमें, राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स इन फ्रांस में जो अंगूर की क्रॉप होती है ना, जो अंगूर वहाँ पे उगाए जाते हैं उसको पकने में, मतलब राइपनिंग होने में मदद करता है। कौन, फॉन। अब हम आते हैं हर्मटन, ये कहाँ पे है, हार्मेटन ब्लोज ओवर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के ऊपर ब्लो होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, एयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी भी दो टाइप की होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बस इतना तक। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, और ये ज़्यादा होता है हाई नियर द इक्वेटर डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल, तो ये इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आप पोल की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे डिक्रीज होता जाएगा। अब हम आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या होता है, द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air at a given temperature and a maximum capacity of air to hold moisture at that temperature is called relative humidity। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की भी आप ऐसे बिल्कुल लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है, द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, किसका रेशियो, तो जो अमाउंट वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में उसका रेशियो, और किसका रेशियो और किसका रेशियो, तो एट अ गिवन टेम्परेचर एंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर, इसका रेशियो, किसका रेशियो, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर और किसका, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर, इसका, इन दोनों का रेशियो। समझ रहे हैं, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इसका रेशियो, और किसका रेशियो, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर, इसका रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब हम आते हैं कंडेंसेशन, ये क्या होता है, व्हेन मॉइस्ट एयर राइजेज अपवर्ड, जब मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ बढ़ती है, इट बिकम्स कूल एंड द वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट, और जब मॉइस्ट एयर ऊपर बढ़ती है तो ये ठंडी हो जाती है तो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ड्यू क्या होता है, ड्यूरिंग लॉन्ग विंटर नाइट्स,
जब जाड़ों में रात बहुत लंबी होती है, लीव्स एंड सैंड, लीव्स सैंड फ्लावर ये सब ठंडे हो जाते हैं, कूल्स डाउन ड्यू टू रेडिएशन की वजह से। व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इनटू द कांटेक्ट, और जब ये मॉइस्ट एयर इसके कांटेक्ट में आता है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है ऑन देम, उस पर। दस वाटर ड्रॉपलेट आर फॉर्म्ड कॉल्ड ड्यू, और वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाता है, इसी को हम लोग ड्यू बोलते हैं। क्लियर। अब अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, इफ टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, टाइनी आइस क्रिस्टल फॉर्म, और छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं, उसको हम लोग फ्रॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ड्यू और फ्रॉस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं क्लाउड। व्हेन वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस अराउंड डस्ट, द मास दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्लाउड। जब वाटर ड्रॉपलेट जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं डस्ट के साथ, है ना, और जो उससे मास बनता है उसी को हम लोग क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखो साइरस क्लाउड। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड मतलब एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनता है। दे कंटेन टाइनी आइस क्रिस्टल, इसमें छोटे छोटे आइस क्रिस्टल होते हैं, और ये अगर क्लाउड है तो इंडिकेट्स ड्राई वेदर, इसका मतलब क्या होगा कि ड्राई वेदर होगा। ठीक है, अब स्ट्रेटस क्लाउड क्या होता है? लो लेवल क्लाउड ये होते हैं, दे प्रोवाइड रेन और स्नो accompanied by the thunder and lightning। तो जो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं ये लो लेवल के क्लाउड होते हैं, रेन जब होती है ना, अकम्पनीड बाई मतलब उसके साथ साथ थंडर, बिजली भी चमकती है और आवाज़ भी गड़गड़ाहट की आती है। हाँ, अब हम आते हैं क्यूमुलस क्लाउड। ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा डेंस एंड वाइड होता है स्प्रेड, डेंस एंड वाइड स्प्रेड, बहुत दूर तक फैला होता है, और इसको हम फेयर वेदर का इंडिकेशन मानते हैं। ठीक है, ठीक है। क्यूमुलिनिम्बस इज अ रेन बेयरिंग क्लाउड, रेन बेयरिंग क्लाउड लो लेवल क्लाउड होते हैं, इसका एक नाम है, ये एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछेगा ये लो लेवल क्लाउड है कि रेन बेयरिंग क्लाउड, इसमें से कौन सा है। ठीक है, अब हम आते हैं पर्सिपिटेशन, इसको भी देख लेते हैं। पर्सिपिटेशन ये क्या होता है? व्हेन वेदर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टूगेदर दे ग्रो इन साइज। व्हेन वेदर ड्रॉपलेट, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं ज्वाइन होते रहते हैं, ज्वाइन होते रहते हैं तो बड़े होते जाएंगे। जब दो ड्रॉपलेट आपस में जुड़ेंगे तो बड़े हो जाएंगे, और ये तब तक बड़े होते जाएंगे जब तक कि वो जब तक वो अर्थ पे ना गिर जाएं, मतलब अनेबल टू फ्लोट, वो हवा में नहीं तैर सकते, इतने भारी हो गए। तो देखो, व्हेन वेदर ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर दे ग्रो इन साइज अंटिल दे अनेबल टू फ्लोट इन द एयर, देन दे फॉल एज वाटर ड्रॉप, और तब वो वाटर ड्रॉप के फॉर्म में गिर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पर्सिपिटेशन, इसी को हम लोग पर्सिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रेन। रेन क्या होता है? When precipitation occurs in form of water drop is called rain। जब precipitation वाटर ड्रॉप के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग रेन बोल देते हैं। अब रेन भी कितने टाइप के? 3 टाइप के, देख लेते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब देखो इसमें हमने, अब इतना लंबा चौड़ा हम लिखेंगे नहीं, आपको समझा दे रहे हैं, आप अपने मन से बना के लिखिएगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? ये जो मॉइस्ट लैडन विंड्स होती है एज एसेंड्स अलोंग इट्स स्लोप। पहली बात, ये मॉइस्ट लैडन जो विंड्स है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, ये स्लोप पे क्यों चढ़ेंगी? तो जब विंड्स के रास्ते में कोई बड़ा सा पहाड़ आ जाता है, कोई बड़ा सा माउंटेन आ जाता है, तब वहीं पर ही तभी ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। अब जब ये बादल जा रहे हैं, जो मॉइस्ट लैडन एयर हैं, जब ये बड़ा सा माउंटेन रास्ते में इसके आ गया तो ये ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो इसका होगा क्या? एयर कूल हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये ठंडी होती जाएगी, और ठंडी होगी तो क्या होगा? ठंडी होगी तो एक बादल बन जाएंगे, क्लाउड बन जाएंगे, है ना। और जब ये क्लाउड बन गए तो क्या होगा? बारिश हो जाएगी भैया, क्या होगी? रेन हो जाएगा। और ये रेन जो हो जाएगा ना,
अब इस तरफ तो रेन हो गया, लेकिन जो माउंटेन का दूसरा वाला हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, इसको हम यहाँ पर रेन नहीं होगा, क्योंकि अब ये नीचे उतरनी शुरू होगी, और नीचे उतरनी शुरू होगी तो फिर से ये वार्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी ये वाली एयर, तो अब बारिश नहीं होगी, और इसको हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया। ये इंपॉर्टेंट है कि रेन शैडो एरिया क्या होता है। यहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, लैंड शैडो एरिया इसको बोलते हैं, डिसेंट्स एंड बिकम वार्मर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाए, मान लो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, तो आप बोलेंगे when a mountain comes in the bay of the winds, moist laden winds ascend along its slope and it's become cooler and forms cloud, ये हो गया तुम्हारा ओरोग्राफिक रेनफॉल। समझ में आ गई बात। अब रेन शैडो एरिया क्या होता है ये भी जान लो। तो जो ली साइड स्लोप होता है, लीवर्ड साइड होता है ना, इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती क्योंकि सारी बारिश तो यहीं पे हो गई। विंडवर्ड साइड में, यहाँ पे विंडवर्ड साइड में सारी बारिश तो यहीं पे हो गई, यहीं पे, यहाँ पे हुई नहीं। तो इसको जहाँ पे बारिश नहीं होती है, माउंटेन को जब क्रॉस कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या उसको हम क्या नाम देते हैं, बोलो, लैंड शैडो एरिया। क्या नाम देते हैं, लैंड शैडो एरिया बोलते हैं। क्लियर हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल। मान लो आ जाए तो क्या लिखोगे, when a mountain comes in the bay of the winds, moist laden winds ascends along its slopes, air cools and forms cloud and rains. This is called orographic rainfall। हो गया क्लियर। एक बात आपको याद रखनी है, लैंड शैडो एरिया क्या होता है, तो लीवर्ड साइड, ये देखो लिखा है लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, मैप से पढ़िए, लीवर्ड साइड। और यहाँ से एयर जो है वो ड्राई हो जाती है और वार्म हो जाती है, नीचे उतरना शुरू हो जाती है, इधर बारिश कम होती है, इधर बारिश हो जाती है, इधर बारिश हो जाती है, इधर बारिश नहीं होती है, कम होती है मतलब। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम आते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये क्या होता है, तो जब एयर जो है ना भैया ये सरफेस पे टच करती है, सरफेस हॉट है तो ये एयर भी हॉट हो जाती है, एयर हीट हो जाती है तो ये हल्की हो जाती है, ये हल्की हो जाती है, तो कोई चीज़ हल्की होगी तो क्या होगा, ऊपर उठना शुरू होगी। जब ये ऊपर उठना शुरू होगी तो एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाकर क्या होगी, देखो सब चीज़ सीरियल वाइज है। एटमॉस्फेयर में जाके एक्सपैंड हो जाएगी, एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, हीट को लूज़ करेगी, और हीट को लूज़ किया तो फॉर्म करेगा क्यूमुलस क्लाउड। समझ में आ गई बात। और क्यूमुलस क्लाउड जब फॉर्म कर गया तो क्यूमुलस क्लाउड में एक बात वहाँ पे बताना भूल गए थे या बताए होंगे, तो जान लो रेन होगा और लाइटनिंग होगी। वहाँ पर भी रेन और लाइटनिंग होती है, रेन और लाइटनिंग क्यूमुलस क्लाउड में भी होता है। बस इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। समझ में आ गया। तो क्या होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जब एयर जो है सरफेस से टकराती है, सरफेस हॉट है तो ये हॉट सरफेस एयर को हीट कर देता है, एयर को हीट कर देता है तो ये हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो हाँ ये लाइट हो जाती है, लाइट का मतलब हल्की होता है, ये ऊपर उठना शुरू होती है, राइजेस, और राइजेस होती है तो एटमॉस्फेयर में जाके मिलती है, एटमॉस्फेयर में एक्सपैंड करती है तो क्या होता है, लूजेज हीट, हीट को लूज़ करती है और क्या फॉर्म करती है, क्यूमुलस क्लाउड। और क्यूमुलस क्लाउड फॉर्म हुआ तो रेन और लाइटनिंग के साथ, तो रेन होगा और लाइटनिंग होगी। क्लियर। It experienced every day in equatorial region. It experienced every day in equatorial region. It experienced every day in equatorial region. ये बात समझ में आ गई। ठीक है। अब हम आते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ये क्या होता है, बस हो गया। The winds blows from all direction towards the center of low pressure area. अच्छा, साइक्लोनिक विंड्स जानते हैं, ऐसा होता है ना कि एक जगह पे लो प्रेशर एरिया बना और उसके चारों तरफ हाई प्रेशर एरिया। अब चारों तरफ से एयर आना शुरू हो जाती है। अब जब एयर चारों तरफ से आ रही है तो एक स्पाइरल फॉर्म कर लेता है और उसी को हम लोग साइक्लोन बोल देते हैं। हाँ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स अ स्पाइरल मोशन ऑफ ग्रेट स्पीड इफ एयर इज मॉइस्ट टू कंडेंसेशन एंड रेनफॉल।
अगर मॉइस्ट एयर मॉइस्ट है तो कंडेंसेशन होता है और रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा है, देखो फ्रंटल रेनफॉल। ये फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है? ये टेम्परेट रीजन में होता है। कैसे? देखो क्या होता है, ये है वार्म एयर, ये हमने एरो बना के लिखा है, ये है वार्म एयर, ये वार्म एयर और ये है कोल्ड एयर। जब दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो जहाँ पे मिलते हैं जो बाउंड्री होती है वार्म एयर और कोल्ड एयर की, इसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। इसका हमने नाम रख दिया फ्रंट। ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे तो होगा क्या? कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन हो जाएगा। और कंडेंसेशन होगा क्या? रेनफॉल अकर्स अलोंग द पाथ ऑफ द साइक्लोन, और साइक्लोन के रास्ते में क्या होगा? बारिश करा देगा। इन द बेल्ट, और ये होता कहाँ पे है? ये वेस्टलीज में होता है इन विंटर, ये याद रखिएगा। जो फ्रंटल रेनफॉल होती है कहाँ होती है? वेस्टलीज में और विंटर में। बस ये चैप्टर मेरी तरफ से हो गया द एंड। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।